हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसका डेवलपमेंट, कौन कौन से लोकेशनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से कहाँ कहाँ पर अलग अलग लोकेशन में इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। फिर क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री की, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग जगह पर किस तरीके से आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, कैसे क्या पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसको भी हम लोग इन शॉर्ट इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वी एसेंशली लिव इन एन एज ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी इस टाइम पे जो मॉडर्न टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, उसमें आयरन और स्टील का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बेसिक इंडस्ट्री है। इसी इंडस्ट्री पर बहुत सारी आपकी जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब डिपेंड करती है एक तरीके से, क्योंकि जो बेसिक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल या रॉ मटेरियल जो वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए लगता है, वो क्या होता है आपका आयरन या स्टील होता है। द आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल इंडस्ट्रीज दैट मे बी हैवी, मीडियम, लाइट डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। देखो, बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, चीपनेस, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली एंड इम्पॉर्टेंट मटीरियल या मेटल दैट इज़ यूज्ड। आयरन ड्यूरेबल होता है, चीप होता है। आपने ये सब आयरन की प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ी ही होंगी, आयरन की या स्टील की, मेलिएबल, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी चीज़ें आयरन और स्टील में होती है, जिसकी वजह से इनकी वायर्स बन सकती है, इनकी शीट्स बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड मटीरियल या मेटल होता है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, डिफेंस, मेडिकल कल और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टील की मदद से बनाते हैं। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, या तो आयरन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा स्टील की प्रोडक्शन के लिए, यानी बेसिकली हम लोग आयरन लेकर के आएंगे और उसकी मदद से हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, या आयरन ओर लेकर के आएंगे, उससे पहले आयरन को निकालेंगे और फिर स्टील का प्रोडक्शन करेंगे। आयरन जो है, इसके अलग अलग ओर्स होते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट ओर्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनीट एंड सिडराइट। ये 4 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन हो गए। स्टील क्या है? स्टील एक एलॉय है जो कि आयरन, कार्बन, मैंगनीज एंड क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। तो इस वजह से इसका इम्पॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है या जो बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, वो केवल आयरन नहीं होता है, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके रॉ मटेरियल होते हैं। हम लोग इन शॉर्ट देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन ओर होगा, आयरन ओर की यहाँ पर बात हो रही है। फिर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील होता है। सबसे पहले आयरन को हम लोग मेल्ट करते हैं, फिर लाइमस्टोन से उसकी फ्लक्सिंग की जाती है। जो फ्लक्स वाला, फ्रोथ, फ्लोटेशन मेथड, ये सारी चीज़ें, कैल्सिनेशन, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे। स्लैग रिमूवल किया जाता है, कोक को बर्न किया जाता है। ये सारी प्रोसेस जो है, ये बेसिकली आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस नहीं होती है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होता है, आयरन ओर यहाँ से हमने डाला, आयरन ओर को यहाँ से डाला, और फिर ये सारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। धीरे 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 क्या हमें मिलता है, पिग आयरन। यहाँ से हमें मिलता है पिग आयरन। और पिग आयरन क्या है, एक तरीके के आप कह सकते हैं बेसिक मटेरियल या रॉ मटेरियल है स्टील मेकिंग के लिए। मॉल्टन मटेरियल स्पोर्ड इनटू मोल्ड्स और पिग्स, इन्हें क्या कहते हैं, पिग आयरन। अब देखो, ये जो पिग आयरन है, इससे हम लोग स्टील को बनाते हैं। पिग आयरन इज फर्दर प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज़ लाइक मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है यहाँ पर। यहाँ तक आयरन था, यहाँ से आयरन और आया, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस से आयरन, पिग आयरन निकला। फिर इसमें हम लोग क्या डालते हैं, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, इन सब चीज़ों को ऐड करके एक एलॉय बनाते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया है, स्टील। स्टील को हम लोग कैसे बनाते हैं, रोल करके, प्रेस करके, या ओवरऑल पूरा शेप दे करके। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्टील। हम लोग देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया।
कब से क्या क्या डेवलपमेंटल इसका फेज़ रहा है, कब पहली बार इस्टेब्लिश हुई, कहाँ क्या प्रोडक्शन होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखो, द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील। फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट टू प्रोड्यूस पिग आयरन वॉज सेटअप एट कुल्टी 1874 में। कुल्टी में सबसे पहला ऐसा सेटअप लगा था जिसने ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने पिग आयरन को बनाया था। फिर 1907 में जब टिस्को इस्टेब्लिश हुआ, टिस्को बहुत ही फेमस है, आपको पता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, उस टाइम पे जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब जगह का क्या नाम था, सांची नाम था, सांची जगह पर ये इस्टेब्लिश हुई थी। इट इज़ ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया। फिर 1956 से 61 तक क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में। यानी पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए। तीन जो मेजर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर में जो मेजर प्लांट्स लगाए गए, एक तो राउरकेला स्टील प्लांट जो कि आपका ओडिशा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की मदद से इन्हें बनाया गया था, हम लोग इस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ये बेसिकली क्या है, एक रेगुलेटिंग या मैनेजिंग बॉडी है, आप कह सकते हो। 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है ये किन किन प्लांट्स को मैनेज करता था उस टाइम पर? भिलाई, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर के जो प्लांट्स है ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर में आते हैं, तो इनका मैनेजमेंट सेल करता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। रिसेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको और विश्वेश्वरैया जो प्लांट्स हैं इनको भी अंडरटेक कर लिया है, और इसकी जो ओनरशिप है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। बस इतना ही छोटा सा ही इसके बारे में था। हम लोग देखेंगे लोकेशनल फैक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। देखो, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं पर आयरन स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती है या की जाती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी देखी जाती है, कोल और आयरन और आसपास के इलाकों से मिलते हैं कि नहीं। जैसे आपका जो जमशेदपुर या जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसलिए ज़्यादा आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज है क्योंकि ओडिशा से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है, कोल भी मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स है जहाँ से आयरन ओर मिलता है, कोल मिलता है, ठीक। और मार्केट तो है ही भाई, मार्केट तो ओवरऑल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील का मार्केट तो काफ़ी अच्छा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब देखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से पोर्ट्स मिल सकते हैं, ओडिशा के पोर्ट्स हो गए या फिर वेस्ट बंगाल के जो पोर्ट्स है, या जो आपका जैसे एक पाराद्वीप पोर्ट है आपका, पाराद्वीप, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इस वजह से इस एरिया में ज़्यादा आपके स्टील प्लांट्स है, इस्टेब्लिश्ड है, और ट्रांसपोर्ट में इसलिए यहाँ पर हेल्प हो जाती। पोर्ट्स है, NH6 है आपका यहाँ पर जो कि मुंबई से कोलकाता को ज्वाइन करता है, तो बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट हो गया या आपका वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ईजी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखो कोल के भी कई सारे प्लांट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोल की भी यहाँ पर इजी अवेलेबिलिटी है। ओडिशा से यहाँ पर कोल भी मिल जाता है। लोकेशन नियर पोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर पाराद्वीप है और थोड़ा आगे हुगली पोर्ट है, ये सब है, मगर बेसिकली जो पाराद्वीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको थोड़ा सा मैप की मदद से देखेंगे, जो मेजर आपके स्टील प्लांट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साउथ में देख लेते हैं, विजयनगर स्टील प्लांट है, भद्रावती और सालीम तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है सालीम। यहाँ पर आयरन स्टील प्लांट भी है, यहाँ पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है। राउरकेला जो है वो आपका ओडिशा में है, राउरकेला ओडिशा में है आपका। फिर भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ का प्लांट है, भिलाई जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर जमशेदपुर आपको पता है, बोकारो यहाँ पर है, बर्नपुर और दुर्गापुर जो है ये आपके वेस्ट बंगाल में है। यही वाला जो आपका पार्ट है ये मेजरली आपका ज़्यादा यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है। ये तो हो गया जो हमारे पास ऑफिशियल एक बुक का मैप है। इसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाते होंगे, उसमें भी मैंने सिमिलर ऑलमोस्ट मैप किया है। विजयनगर आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, भद्रावती आपका कर्नाटक में है, देन आपका सालीम तमिलनाडु में है,
विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। ओडिशा में आपका राउरकेला प्लांट है। दुर्गापुर और बर्नपुर जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में, और बोकारो जो है आपका ये दूसरी स्टेट्स में। यानी ये ओवरऑल जो यहाँ वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इस आयरन एंड स्टील प्लांट से, बोकारो वाला झारखंड में। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता ही है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट्स है। क्यों है? इनके लिए कुछ रीजंस है, जैसे लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, यहाँ पर आयरन ओर का कॉस्ट कम है, ईजिली अवेलेबल होता है, चीप लेबर मिल जाता है, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलता है और वास्ट होम मार्केट यहाँ पर मिल जाता है। अब हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे टिस्को को, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से इसके जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज हैं या क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिलती है उसको हम लोग देखेंगे। टिस्को जमशेदपुर में है और इंडिया का सबसे पुराना आयरन एंड स्टील प्लांट है। ये कैसा है? एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, टाटाज जो हैं वो इसे ओन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। आयरन और आपको हेमेटाइट जो आयरन ओर है ये कहाँ से मिलता है? गुरु महिसानी माइंस इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा से इनको आयरन ओर मिल जाता है। फिर आपका झारिया और रानीगंज माइंस जो है ये भी ओडिशा में है, यहाँ पर आपको यहाँ से कोल मिल जाता है। फिर आपको मैंगनीज भी मिल जाता है, जोडा माइंस है ओडिशा में। फिर आपको ओडिशा में ही लाइमस्टोन भी मिल जाता है, सुंदरगढ़ जगह का नाम है। फिर चीप लेबर भी आपको यहाँ पर झारखंड एंड ओडिशा में से मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट में मैंने बात करी थी, पारादीप जो है ये ओडिशा में है, एंड NH6 ये दोनों ही मिलकर के क्या आपका इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपको पोर्ट भी मिल गया, आपको हाईवे भी मिल गया है, तो ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ। सबसे पहले कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, जो कि इतनी जल्दी फिर किसी के पास उतना पैसा होता नहीं है। बैंक के रेट्स बहुत हाई होते हैं, लेंडिंग रेट्स, तो इसकी वजह से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट्स नहीं लग पाते हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, India technology is mainly from abroad, but now there are lower levels of investment in technological। ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं होता है, ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ थोड़ा पीछे रह जाती है। प्रोडक्टिविटी कम है इन इंडस्ट्रीज़ की। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो सरकारी यूनिट्स है आपको पता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की इंडिया में क्या हालत रहती है, हर एक सेक्टर या इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इंडिया में प्रॉब्लम है। हैवी डिमांड होती है तो उसको पूरा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। शॉर्टेज ऑफ कोल दो तरीके से हम लोग देखेंगे। एक तो क्योंकि कोल आपका एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है तो वहाँ पर शॉर्टेज। एक क्या है कि कोल ना होने की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्टेज होता है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं कई बार जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है। इनएडिक्वेट सप्लाई, अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो आपकी दूसरे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना है उसकी सप्लाई भी क्या है? इनएडिक्वेट है। स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की काफ़ी कमी पड़ जाती है, कई बार इंपोर्ट करना पड़ता है। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ और चीप तरीके से इसको बना लेते हैं या चीप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके साथ इंडियन जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा सफ़र करती है। चीप इंपोर्ट्स होते हैं, चीप जब बनाती है दूसरे देश तो वहीं से लोग ज़्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गए हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ये था हमारा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर किया जिनकी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन मैप्स, हैंड ड्रॉन मैप्स के साथ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर उससे ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।